सवाल नंबर 1 है, लोहे में जंग क्यों लगती है? जानिए आखिर इसकी असली वजह क्या है और संक्षारण क्या होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लोहे में जंग क्यों और कैसे लगती है? घर में मौजूद लोहे के सामानों में जंग लगना आम बात है। हालांकि इसकी शुरुआत कैसे होती है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, चलिए इस बारे में हम विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं। सवाल यह है कि लोहे में जंग क्यों लगती है और पानी में ऐसा क्या होता है जिसके कारण लोहे में तेजी से जंग लगती है और लोहा खत्म हो जाता है। ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर आप याद करें तो लोहे की नई वस्तु चमकदार होती है, लेकिन वही जगह रखे रखे नमी के कारण धीरे धीरे उसमें लालिमा युक्त परत चढ़ती जाती है, जिसे जंग कहते हैं। इसी प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं। पहले रंग बदलता है और फिर जंग दिखाई देने लगती है। लोहे को एक मजबूत धातु माना जाता है, लेकिन जब उस पर जंग लग जाता है तो वह किसी काम का नहीं होता। बचपन में हम विज्ञान की किताबों में इसे संक्षारण कोरोजन पढ़ा करते थे। यानी जब लोहा ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो लोहा इनके साथ क्रिया करके कुछ अनचाहा कंपाउंड बना लेता है और लोहे खराब होने लगते हैं और इसी कारण इसका रंग भी बदल जाता है। इसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं। संक्षारण कोरोजन का मतलब है धीरे धीरे खत्म हो जाना। जब कोई धातु नमी के संपर्क में आ जाती है तब संक्षारण हो जाती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। सिर्फ लोहे पर ही नहीं बल्कि चांदी के ऊपर भी काली परत चढ़ती है, जबकि तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना भी संक्षारण कहलाता है। संक्षारण के बचाव के लिए लोहे या अन्य धातुओं को नमी से बचाव करके रखना चाहिए। इससे लोहे की लाइफ कई बढ़ जाती है। सवाल नंबर 2 है, हीरा क्यों ठोस होता है और क्यों चमकता है? कौन सा गुण होने के कारण यह चमकदार आदि बनता है? हीरा यानी डायमंड कार्बन का एक एलोट्रोप है। ये पारदर्शी है और सबसे कठोर पदार्थों में से एक है। यह प्रकृति में क्रिस्टल रूप में पाया जाता है और इसके अंदर प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सेल संयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। लेकिन हीरा क्यों चमकता है और क्यों कठोर होता है? आइए इस लेख के माध्यम से अध्ययन करते हैं। हीरा एक ऐसा पारदर्शी रत्न है जो कि कार्बन का शुद्धतम रूप है। मूलतः 3 कारणों से हीरे में चमक होती है। 1. कुल आंतरिक परावर्तन। 2. अपवर्तन। 3. विक्षेपण। लेकिन सवाल यह उठता है कि ये सब व्यवस्था कैसे काम करती है और हीरे को कैसे चमकदार बनाती है। हीरे में अपवर्तन के कारण क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी पारदर्शी पदार्थ में एक अपवर्तक सूचकांक और एक क्रांतिक कोण होता है, जहां प्रकाश पूरी तरह से सतह पर परिलक्षित होता है। इसी के कारण हीरे को क्रांतिक कोणों के साथ काटा जाता है। तकनीकों के इस्तेमाल से हीरा काटने के बाद यह प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है ताकि हीरे में चमक रहे। इसे ऐसा भी समझा जा सकता है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.47 होता है। हीरे को इस प्रकार काटकर बनाया जाता है कि जब कोई प्रकाश की किरणें इसमें प्रवेश करती हैं तो इसके क्रांतिक कोण कम होने के कारण इसमें प्रकाश का पूर्ण परिवर्तन होता है, जिससे हीरा ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। जब हीरे के माध्यम से प्रकाश की आवाजाही होती है तो कभी कभी यह प्रकाश बिखर जाता है और खंडित हो जाता है, जिससे हीरा चमकता है। यह अपवर्तन के कारण होता है। सवाल नंबर 3 है, किस गैस को ड्राई आइस कहते हैं और क्यों कहते हैं? इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है और इस्तेमाल करते वक्त क्या सुरक्षा लेनी चाहिए? इसका सही जवाब है, ड्राई आइस ठोस रूप से कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसका अनुसरण 1835 में फ्रांसीसी आविष्कारक एड्रियन जीन पियर थिलोरियर ने किया था। यह वो गैस है जिसे हम श्वास लेने के दौरान निकालते हैं और पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं। इस वीडियो में ड्राई आइस गैस के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें। धन्यवाद। ड्राई आइस ठोस रूप से कार्बन डाइऑक्साइड होती है और इसको ड्राई आइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब यह गैस ठोस होती है तो बर्फ की तरह दिखाई देती है। यह मुख्य रूप से कूलिंग एजेंट की तरह प्रयोग होती है और हमारी पृथ्वी के वायुमंडल का एक सामान्य हिस्सा है। शुष्क बर्फ या ड्राई आइस को पहली बार 1835 में फ्रांसीसी आविष्कारक एड्रियन जीन पियर थिलोरियर ने अनुसरण किया था। यह वो गैस है जिसे हम श्वास लेने के दौरान निकालते हैं और पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं। सोडा पानी बनाने के लिए यह सामान्यतः पानी में जोड़ा जाने वाला गैस है। यह गैस अक्सर औद्योगिक प्रक्रियाओं में और सूखी बर्फ बनाने के लिए पुनर्नवीनीकरण के दौरान इस्तेमाल की जाती है।
ड्राई आइस विशेष रूप से ठंड के लिए उपयोगी है और ठंडे तापमान के कारण चीजों को जमे हुए रखती है। -109.3 डिग्री फ़ारेनहाइट या -78.5 डिग्री सेल्सियस पर ड्राई आइस का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है क्योंकि यह जल्दी शुष्क हो जाती है और विद्युत रोधित दस्ताने का उपयोग भी करने में सहूलियत होती है। ड्राई आइस सामान्य वातावरणीय स्थितियों में गिले तरल पदार्थ में बिना बदले ही ठोस से गैस में सीधे बदल जाती है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातक कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि फ्रीजर में ड्राई आइस को स्टोर नहीं किया जाता है क्योंकि इसको रखने से फ्रीजर का थर्मोस्टेट अत्यधिक ठंडा होने के कारण फ्रीजर को बंद कर देगा और इससे फ्रीजर टूट भी सकता है। ड्राई आइस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? गैर चक्रीय प्रशीतन का उपयोग करके ड्राई आइस खाद्य पदार्थों को संरक्षित करता है। यह अक्सर वस्तुओं को पैक करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है क्योंकि इन वस्तुओं को यांत्रिक कूलन के उपयोग के बिना ठंडा या जमे हुए रहना चाहिए, जैसे कि आइसक्रीम या बायोलॉजिकल सैंपल्स आदि। अनाज और अनाज उत्पादों के बंद कंटेनर में कीट गतिविधि को रोकने के लिए ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह ऑक्सीजन को विस्थापित करता है, लेकिन स्वाद या खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में परिवर्तन नहीं करता है। इसी कारण से यह खाद्य तेलों और वसा को बासी होने से भी रोकता है। जब ड्राई आइस को पानी में रखा जाता है तो ऊर्ध्वपातक की प्रक्रिया तेज हो जाती है और कम डूबते हुए घने बादलों की तरह धुंध यानी फॉग बनने लगती है। इसका उपयोग सिनेमाघरों में कोहरे की मशीनों में, प्रेतवाधित घर के आकर्षण और नाटकीय प्रभावों के लिए नाइट क्लब में किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के आकर्षण के कारण ड्राई आइस का उपयोग मच्छरों, बेडबग और अन्य कीड़ों को मारने के लिए भी किया जा सकता है। ड्राई आइस ब्लास्टिंग, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड क्लीनिंग का ही एक रूप है, कई औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है। यह तरल पदार्थ को काटने में भी उपयोगी है। ड्राई आइस बम एक गुब्बारे जैसा उपकरण है जिसका उपयोग कंटेनर को सील करने के लिए भी होता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ड्राई आइस को इस्तेमाल करते वक्त क्या सुरक्षा लेनी चाहिए। ड्राई आइस के लंबे समय तक इस्तेमाल करने में फ्रॉस्ट बाइट और त्वचा को नुकसान भी हो सकता है। यहाँ तक कि कोहरे के उत्पादन में भी सुरक्षा बरतनी चाहिए क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करता है, जो हाइपोकैप्निया का खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए ड्राई आइस को अच्छी तरह हवादार वातावरण या कोई खुली जगह जहां हवा प्रचुर मात्रा में हो वही इस्तेमाल करना चाहिए। इस कारण से ड्राई आइस को प्रयोगशाला सुरक्षा के संदर्भ में एस चरण S9 की संज्ञा दी गई है। सवाल नंबर 4 है, गुब्बारे को सुई चुभोने पर क्या कारण है कि वह तेज आवाज के साथ फटता है? सही जवाब है, हम लोग अक्सर जन्मदिन या किसी खास मौके पर आयोजित होने वाले समारोहों में रंगीन गुब्बारे की सजावट देखते हैं, जो देखने में काफी आनंददायक होते हैं और हमारी बचपन की यादों को ताजा कराते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों जब गुब्बारे में अचानक सुई चुभाई जाती है तो पॉप की ध्वनि पैदा होती है? इस वीडियो में हम इसके पीछे के कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। इस घटना के पीछे का कारण गुब्बारे की प्रत्यास्था लचीलापन है। गुब्बारे रबर, लेटेक्स, नायलॉन, पॉलीक्लोरोप्रीन आदि जैसे लचीले सामग्री से बनता है, जिसके कारण गुब्बारे में हवा भरने पर इसका लचीलापन बढ़ जाता है और यह अपने मूल आकार से बड़ा हो जाता है। इसके अलावा हवा भरे हुए गुब्बारे के अंदर का दबाव बाहर से अधिक होता है, जो गुब्बारे के बाहरी वायुदाब और गुब्बारे के आंतरिक वायुदाब के बीच अंतर पैदा करता है। गुब्बारे में रबर के अणु बहुत लंबे अणुओं अर्थात पॉलीमर से बने होते हैं, जो एक साथ जुड़े होते हैं। गुब्बारे की लोचदार लचीलापन प्रकृति के कारण ही यह एक निश्चित सीमा तक बढ़ जाता है, लेकिन अगर उस सीमा को पार कर लिया जाता है तो तनाव काफी बढ़ जाता है, जिसके कारण गुब्बारा फूट जाता है और पॉप की ध्वनि निकलती है। असल में जब कोई हवा भरा गुब्बारा फटता है तो वह दो टुकड़ों में बन जाता है, लेकिन जब हम इसमें इतना हवा भरते हैं कि वह फट ना जाए तो यह कई टुकड़ों में बन जाता है। जब हवा भरे गुब्बारे में सुई चुभोते हैं तो पॉप की ध्वनि क्यों पैदा होती है? आइए हम इसके कारणों को जानते हैं। जब हम किसी गुब्बारे में सुई चुभोते हैं तो उसके सतह पर एक छोटा छेद बन जाता है। अब अगर इस गुब्बारे को धीरे धीरे फुलाया जाता है तो इससे पॉप ध्वनि नहीं निकलेगी, क्योंकि इस छिद्र के द्वारा हवा धीरे धीरे बाहर निकल जाएगी और गुब्बारा अपने मूल आकार में वापस लौट आएगा। लेकिन जब किसी गुब्बारे को उसके अधिकतम आकार में फुलाया जाता है तो उसके बहुलक के अणु बहुत तनाव में होते हैं और गुब्बारे की सतह के हर बिंदु पर समान रूप से दबाव डालते हैं। उस समय जब गुब्बारे की सतह पर एक छोटा छेद किया जाता है तो गुब्बारे का रबर सभी दिशाओं में समान रूप से खींचा हुआ नहीं रह पाता है। इसके कारण कुल बल छेद से दूर हो जाता है और सतह के खींचने की वजह से छेद के आकार को बढ़ाता है, जिसके कारण पॉप की ध्वनि के साथ गुब्बारा फट जाता है। सवाल नंबर 5 है, ऐसे कौन से 8 काम जो आप पृथ्वी पर कर सकते हैं लेकिन अंतरिक्ष में नहीं?
इसका सही जवाब है। दोस्तों, अंतरिक्ष की दुनिया के बारे में जानने को हर बच्चे से लेकर वयस्क तक उत्साहित रहते हैं। हर किसी के मन में अंतरिक्ष की दुनिया को लेकर कई तरह के प्रश्न होते हैं कि अंतरिक्ष में लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं और कैसे सोते हैं। इस वीडियो में हमने उन कामों के बारे में बताया है जो कि पृथ्वी पर तो बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में करना लगभग नामुमकिन सा होता है। नंबर 1 है लिखने के लिए बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल। यदि आप पृथ्वी पर हैं तो आप आराम से बॉल पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस बॉल पेन का इस्तेमाल आप अंतरिक्ष में नहीं कर सकते, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण पेन की स्याही निब की तरफ नहीं जाती है। कुछ लोग पेंसिल के इस्तेमाल की बात कहते हैं, लेकिन ऐसा करना सुरक्षित नहीं माना जाता है। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए स्पेशल पेन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे स्पेशल फिशर पेन कहते हैं। लेकिन इस पेन के बावजूद भी अंतरिक्ष में लिखना आसान नहीं है, क्योंकि यदि आपने पेन और कॉपी हाथ से छोड़ दिए तो वे अंतरिक्ष में तैरने लगेंगे। नंबर 2 है अंतरिक्ष में बियर या कोल्ड ड्रिंक पीना। अगर कोई ये सोचता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले लोग बियर या कोल्ड ड्रिंक के साथ मौज मस्ती करते होंगे तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इन दोनों पे पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो कि पृथ्वी पर तो बोतल के खोलने पर झाग या बुलबुलों के माध्यम से वायुमंडल में चली जाती है, परंतु जैसा कि सभी को पता है कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, इस कारण वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोतल से बाहर नहीं निकल पाएगी और पीने वाले के पेट में बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जमा हो जाएगी, क्योंकि वहां डकार भी नहीं ली जा सकती है, जो कि उसके लिए हानिकारक होगी। नंबर 3 है अंतरिक्ष में पानी नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पर पानी भी वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी से ही ले जाया जाता है, और ये लोग अपनी पेशाब को भी दोबारा शुद्ध करके पीने लायक बनाते हैं और नहाने के लिए गीले कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर वैज्ञानिक गिलास से पानी नहीं पी सकते हैं, जग या शावर से नहीं नहा सकते हैं, इसलिए वैज्ञानिक अपने साथ बहुत से कपड़े ले जाते हैं और एक कपड़े को कई दिन तक बिना धुले पहनते हैं। नंबर 4 है अंतरिक्ष में सीटी बजाना। पृथ्वी की तुलना में बहुत कम वायुमंडलीय दाब होने के कारण यहाँ पर सीटी बजाना लगभग दुष्कर कार्य है, क्योंकि सीटी की आवाज को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचने के लिए हवा की जरूरत होती है, जो कि यहाँ पर नहीं है। अर्थात सीटी बजाने के लिए पर्याप्त हवा की अनुपस्थिति के कारण आप यहाँ पर सीटी नहीं बजा सकते हैं। नंबर 5 है अंतरिक्ष में रोना। अंतरिक्ष में लिक्विड का व्यवहार पृथ्वी से अलग होता है, इसलिए यदि हम अंतरिक्ष में रोते हैं तो आंसू हमारी आंखों से छलकेंगे नहीं, बल्कि ये आंसू हमारी आंखों में ही एक टीयर बॉल का आकार ले लेंगे, इस कारण अंतरिक्ष में रोना संभव नहीं है। नंबर 6 है अंतरिक्ष में गर्भधारण करना। अभी तक तो न ही किसी का जन्म अंतरिक्ष में हुआ है और न ही कोई गर्भवती महिला अंतरिक्ष में गई है। अंतरिक्ष में गर्भधारण करना भी मुश्किल माना जाता है, लेकिन यदि गर्भधारण हो भी गया तो यहाँ पर मौजूद विकिरण के कारण बच्चे में कैंसर होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है और उनका डीएनए क्षति विकसित होने की वजह से वे कभी भी पिता नहीं बन पाएंगे। शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण भी उनकी हड्डियां और मांसपेशियां बहुत ही कमजोर होंगी। नंबर 7 है अंतरिक्ष पर कब्जा करना। वैसे तो हमारे देश में कुछ लोग ट्रेन या बस की सीट पर कब्जा करने के लिए रुमाल या कोई अन्य चीज रख देते हैं, परंतु यह नियम अंतरिक्ष में लागू नहीं होता है। 1960 में हुई एक संधि के अनुसार कोई भी देश अंतरिक्ष के किसी हिस्से पर कब्जा नहीं कर सकता है, चाहे वे देश वह जगह पर सबसे पहले पहुंचा हो। नंबर 8 है अंतरिक्ष में दिशा का पता लगाना। पृथ्वी पर कंपास की मदद से हम दिशाओं का पता लगा लेते हैं, लेकिन आप इस बात को जानकर हैरान होंगे कि अंतरिक्ष में दिशा जैसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कंपास काम नहीं करता है। इसीलिए यहाँ पर लोगों को पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर और नीचे में कोई अंतर पता नहीं चलता है। इस दिशा शून्यता के कारण वैज्ञानिक किसी भी दिशा, फर्श, छत पर सो जाते हैं।